एक वो जमाना था जब हर कोई अपने कपड़े सिलाने दर्जी के पास जाता। देखो, टुडे एवरीबॉडी नोज यू एज ए सीईओ ऑफ बीइंग ह्यूमन। लेकिन मेरे जो व्यूवर्स हैं वो जानना चाहते हैं आपकी पूरी लाइफ जर्नी। But it's not about the destination, it is about the journey, which I always talk about. Universal. And wherever we have put the name being human, people have actually stopped and asked, what is this being human all about? And that's when our purpose gets spoken about. एक वो जमाना था जब हर कोई अपने कपड़े सिलाने दर्जी के पास जाता था। लेकिन जब से रिटेल वर्ल्ड ने इंडिया के अंदर पैर जमाए हैं, वो जमाना बिल्कुल बदल गया है। आज टेलर के पास जाना एक्सपेंसिव तो हो ही गया है, लेकिन साथ साथ बहुत ही लिमिटेड है। आज इंडिया के अंदर हम बात करें रिटेल गारमेंट्स की, तो इतनी सारी कंपनियां हैं दैट यू कैन नॉट बिलीव। लेकिन उनमें से कुछ ऐसी कंपनी है, खासकर एक ऐसी कंपनी है जिन्होंने बहुत ही छोटे कम टाइम के अंदर अपने कदम इंडिया के नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत ही अच्छे से जमा लिए हैं। और आई वुड से वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिटेल गारमेंट कंपनी। जी हाँ, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं बीइंग ह्यूमन की। आपने ठीक समझे, बिल्कुल सही पहचाना, सलमान खान की बीइंग ह्यूमन। अच्छा, उन्होंने एक प्रोडक्ट तो बना दिया, अब उस प्रोडक्ट को चलाने के लिए बड़ ऑब्वियस दे नीड ए टीम, ए डेडिकेटेड टीम। उस टीम को गाइड करना, उस टीम को मैनेज करना और उस प्रोडक्ट को इंडिया के साथ साथ एक पूरे वर्ल्ड के अंदर ग्रो करना, उन सब के ऊपर एक आदमी है, वो है संजीव राव, द पर्सन हु पुल्स ऑल द स्ट्रिंग्स। संजीव भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे। आई थिंक इट्स रियली ग्रेट। मैं बहुत दिन से इंतजार कर रहा था कि भाई के साथ एक शूट हो जाए। देखो, टुडे एवरीबॉडी नोज यू एज ए सीईओ ऑफ बीइंग ह्यूमन। लेकिन मेरे जो व्यूवर्स हैं वो जानना चाहते हैं आपकी पूरी लाइफ जर्नी। इस मुकाम तक पहुंचना अपने आप में एक आसान बात नहीं थी, एंड आई एम श्योर यू माइट हैव गॉन थ्रू सो मेनी अप्स एंड डाउन। सो आज हम बात करेंगे आपकी पूरी लाइफ स्टोरी के बारे में एंड व्हाट you have done to reach up to this height. Thank you for inviting me for this telecast of yours. हाँ, ये तो सही बात है कि कोई भी चीज़ आसानी से मिलती नहीं है। उसके लिए शिद्दत चाहिए, उसके लिए हार्ड वर्क चाहिए, उसके लिए काफ़ी अप्स एंड डाउन्स फेस करने पड़ते हैं। बट it's not about the destination, it is about the journey, which I always talk about. And my journey basically started with me doing my hotel management and then working in the hotel industry for very less time. But at that point in time when I started my journey, उस समय retail industry में hoteliers की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि retail पर से trained लोग नहीं थे। मैं 1997 की बात कर रहा हूँ, 1996-97 की बात कर रहा हूँ when I started my journey. तो ये जो जर्नी मेरी शुरू हुई है, ये तब से लेके अभी तक आई थिंक आई एम स्टिल लर्निंग। द लर्निंग नेवर स्टॉप्स। कभी सीखना बंद ही नहीं होता है, क्योंकि हर दिन आप कुछ ना कुछ सीखते हो। एंड यस, आई हैव मोर और लेस आई हैव मूव्ड फ्रॉम बहुत सारे कंपनीज आई हैव रन, जैसे आई हैव बीन विद म्यूजिक वर्ल्ड, प्लैनेट एम, सेंट्रल फॉर फ्यूचर ग्रुप, Aditya Birla Retail, Landmark Group Dubai, Raymond, and now being human. संजीव भाई, आपने अपने बारे में बता तो दिया। आज सब जानते कि आप कहाँ पे किस मुकाम पे खड़े हैं। जैसे हमने पहले बात की थी कि यहाँ तक पहुँचने के लिए इट्स नॉट वेरी इजी। इट रिक्वायर लॉट्स ऑफ डेडिकेशन, लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क, लॉट्स ऑफ सेक्रीफाइस, एंड यू माइट हैव गॉन थ्रू ऑल।
तो आज की इस एपिसोड के अंदर इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू आर डूइंग टुडे, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि भाई यहाँ तक जब आपने होटल मैनेजमेंट किया था, आई थिंक होटल मैनेजमेंट यू पास आउट इन 94 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, राइट? अच्छा, 94 में आपने होटल मैनेजमेंट किया, उसके बाद क्या आपने डायरेक्टली हैव यू स्टार्टेड विद रिटेल और आपने पहले होटल में जॉब की थी? मैं पहले होटल ज्वाइन किया था। अच्छा, तो होटल इंडस्ट्री में मैंने बैंक्वेटिंग की, मैंने किचन में काम किया। अच्छा, मैंने कई 100 किलो प्याज और आलू और टमाटर काटे। क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल जी। एंड वो करने के बाद फिर मुझे ये एहसास हुआ कि भाई, एक्चुअली एहसास नहीं था, उससे ज्यादा ये था कि तब रिटेल बहुत जस्ट स्टार्ट हो रहा था इंडिया में, मॉडर्न Okay. रिटेल स्टार्ट हो रहा था। ओके, तो लोगों को ये भी नहीं पता होता था कि एक शॉपिंग ट्रॉली होती क्या है इंडिया में। हमें मतलब लोगों को बताना पड़ता था कि जी ये शॉपिंग ट्रॉली है, आपको खुद अपना सामान लेना है, शॉपिंग ट्रॉली में डालनी है और वहां बिलिंग काउंटर है, वहां जाके आपको बिल करनी है। क्योंकि तब तक लोगों को आदत थी हाँ, कि काउंटर के इस तरफ कस्टमर खड़ा होता था हाँ, और काउंटर के अंदर जो दुकानदार है वो खड़ा होता था और वो सामान निकाल के देता था। बट ये सुपरमार्केट और हाइपरमार्केट का जो ये मॉडर्न रिटेल आया, हाँ, विच स्टार्टेड इन इंडिया विथ फूड वर्ल्ड हाँ, एंड बिग बाजार, ओके, तो ये एक रेवोल्यूशन ले आया इंडिया में। आई एम लकी दैट मैं होटल इंडस्ट्री छोड़ के इस इंडस्ट्री में उस समय आया, रिटेल में, जब रिटेल एक्चुअली टेक ऑफ कर रही थी। But what inspired you? Because you being a chef and when you were peeling onions and all that stuff, have this thing ever came to your mind कि मैं रिटेल में जाऊं? You never thought of it कि अगर मैं होटल छोड़ के रिटेल में जाऊंगा, पता नहीं, maybe you will get failed. You're right, Aman. At that point in time, I had two options. या तो मैं होटल इंडस्ट्री में ही कंटिन्यू करता, जैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो आज भी होटल इंडस्ट्री में हैं, मैं हमारे कॉलेज के सारे फ्रेंड्स हैं। बट उस समय क्या था कि I lived a particular dream. Okay. And that dream was to basically achieve something. Since I was, and I'm not saying this कि होटल इंडस्ट्री is not right. In fact, आज के डेट पे तो होटल इंडस्ट्री बहुत आगे बढ़ गई है। जो हमने स्टार्ट किया था वहां से तो आज के डेट पे सैलरीज, जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। Very true. बट जब हमारे जमाने में, मतलब मैं करीबन 30 साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको, 28-29 years back, तब क्या था कि एक किचन ऑपरेशन ट्रेनी से एग्जीक्यूटिव शेफ बनने के लिए आपको नहीं करके भी 20 साल का वक्त लगता, At least. तो और वो भी आप एग्जीक्यूटिव शेफ एक होटल यूनिट के बनते, नॉट ग्रुप के। Very true. ग्रुप के लिए बनने के लिए आपको और 10-15 साल लगाना पड़ता है, और वो भी अगर आप बहुत ही मतलब इफ यू आर वेरी गुड, आप बहुत ही if you are a good chef, if you are a good you really know how to cook and cut. एब्सोल्युटली। तो तब ये मौका आया रिटेल का, और तब मैंने ये सोचा कि भाई ये रिटेल एक इंडस्ट्री है जहां पे होटल इंडस्ट्री के लोगों को, और आज भी होटल इंडस्ट्री के लोगों को रिटेल ले रही है, ऐसा नहीं कि नहीं ले रही है। तो क्योंकि सर्विस ओरिएंटेड है, होटल इंडस्ट्री इज एक्सट्रीमली सर्विस ओरिएंटेड। तो ये डिसीजन मैंने इसलिए लिया क्योंकि वहां पे मैंने ये प्लानिंग की थी कि मैं जितना टाइम में एक एग्जीक्यूटिव शेफ बनूंगा, हो सकता है कि अगर मैं उतना डेडिकेशन लगाऊं जितना मैं होटल इंडस्ट्री में लगाता, तो आई कैन गो वे बियॉन्ड, एंड वो सपना मेरा सच हो गया। Okay, so finally your dream came true. Yes, because I believe in one simple statement which I always tell my team. One must have the ability to dream and the will to do. क्योंकि जब तक आप सपने नहीं देखोगे, तब तक आप अपनी गोल्स अचीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप गोल्स को विजुअलाइज ही नहीं कर पाओगे। पहले सपने देखो, फिर सपनों को पूरा करो। तो आपकी सबसे पहले कंपनी कौन सी थी होटल मैनेजमेंट के बाद? आफ्टर यू हैव वर्क विद द होटल, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिटेल कंपनी? So my first retail company was RPG. RPG रिटेल, जो आज के डेट पे स्पेंसर रिटेल चलाते हैं, स्पेंसर सुपरमार्केट्स चलाते हैं, वो थे। उस जमाने में स्पेंसर रिटेल को फूड वर्ल्ड कहा जाता था। ओके, फूड वर्ल्ड। और ये चेन्नई बेस्ड कंपनी थी, एंड इट्स अ वेरी वेरी बिग कंपनी बेस्ड आउट ऑफ कोलकाता, आरपीजी ग्रुप। और उनके साथ उनके पास दो और फॉर्मेट्स थे, एक हेल्थ एंड ग्लो था और एक म्यूजिक वर्ल्ड था। Okay. तो मेरी सिलेक्शन म्यूजिक वर्ल्ड में हुई थी। Oh, wow. So I started with the music industry in RPG,
where I started my career as a store manager. Okay. एक 6000 स्क्वायर फीट पार्क स्ट्रीट कोलकाता में 6000 स्क्वायर फीट के स्टोर का मैं मैनेजर बना. Okay. उस स्टोर का टारगेट हुआ करता था 25 लाख रुपए महीने के. मैं वो 25 लाख को 6 महीने में 1 करोड़ रुपए पर मंथ, तब 1 करोड़ रुपए पर मंथ की सेल पे पहुंचाया. 6 महीने में, या नहीं सॉरी 8 महीने में मेरी प्रमोशन हुई. मैं रीजनल मैनेजर बन के ट्रांसफर लिया चेन्नई. चेन्नई में फिर मैं रीजनल हेड ऑफ साउथ बन के काम किया. उसके बाद मुझे वहां से जॉब ऑफर दे के पिक किया गया बाय प्लैनेट एम, विच वाज टाइम्स ऑफ इंडिया. Okay. और प्लैनेट एम में मैं साउथ देखता था एंड पार्टली ईस्ट देखता था. I was also looking after the franchisee development and operations and merchandising. So I was basically the head of South. तो ये करते करते एक टाइम आया जब म्यूजिक नीचे जाने लगी, क्योंकि डाउनलोड स्टार्ट हो गए थे नैपस्टर की. One thing. Okay. Sorry to interrupt you. Yeah. So music world पे जब आपने ज्वाइन किया and you were looking after the music part. So what were you selling that time? We were selling CDs and cassettes. Yeah, because that time वो तो CD, cassettes ये सब चलता था ना. बिल्कुल. लेकिन संजीव मुझे एक चीज बताइए, आपने अभी बोला कि 25 लाख से 1 करोड़ पे आप मंथली सेल ले गए. What was your mantra? Again, the ability to dream and the will to do. Okay. एक दिन मैं बैठे बैठे ये सोच रहा था कि अगर मुझे 25 लाख से 1 करोड़ रुपए लेके जाना पड़े सेल, तो मुझे करना क्या है. Exactly. तो फिर मैं एक पेन और पेपर लेके बैठा और मैं बोला कि भाई मुझे क्या चाहिए इस दुकान में इसको 1 करोड़ ले जाने के लिए. एंड लेट मी टेल यू दैट स्टोर, एंड हुएवर इज योर व्यूअर फ्रॉम कैलकाटा और ईस्ट, दे विल नो कि म्यूजिक वर्ल्ड पार्क स्ट्रीट यूज्ड टू बी नंबर 1 म्यूजिक स्टोर इन इंडिया. नंबर 1. उससे बड़ा रिदम हाउस होता था बॉम्बे का, बट म्यूजिक वर्ल्ड कोलकाता क्रॉस्ड रिदम हाउस. सो मैंने क्या किया, सो आई सेड कि ये जितने भी म्यूजिक लॉन्चेस होते हैं, जैसे मुझे अच्छे से पता है जब वो स्टोर हमने लॉन्च किया था तो तब ऋतिक रोशन की कहो ना प्यार है लॉन्च हुआ था. ओके. वी मेड श्योर वी गॉट ऋतिक रोशन फॉर द लॉन्च ऑफ द स्टोर. ओके. बिकॉज आरपीजी ग्रुप ऑल्सो ओन्स सारेगामा, तो सारे रिकॉर्डिंग्स भी सारेगामा में होता था, HMV. ओके. तो इसीलिए हमारे पास वो पावर थी, तो मैंने उस पावर को यूज किया और मैंने एक नया सिस्टम जनरेट किया कि जब भी कोई नया एल्बम रिलीज होगा, चाहे वो कोई भी म्यूजिक कंपनी से हो, क्योंकि मेरे स्टोर में ये ताकत है सेल्स की, तो मैं उस आर्टिस्ट को बुलाऊंगा अपने स्टोर पे. ओके. और वहां पे वो आर्टिस्ट अपना म्यूजिक एल्बम लॉन्च करेगा. तो सबसे पहले लॉन्च आपके स्टोर में होगा, हमारे स्टोर में होगा. तो सारी म्यूजिक कंपनी, चाहे वो सारेगामा हो, टाइम्स म्यूजिक हो, यूनिवर्सल म्यूजिक हो, BMG क्रेशेंडो हो, सोनी म्यूजिक हो, जो भी कंपनी है, सबके पास ये खबर पहुंच गया था कि भाई पार्क स्ट्रीट कोलकाता फ्लैगशिप स्टोर है, सबसे बड़ा म्यूजिक स्टोर है. कोई भी म्यूजिक, तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, शायद आप, और आज के डेट पे तो इन सबको मैं जानता हूं किसी ना किसी तरीके से. आपको याद होगा एक आशा भोसले और अदनान सामी का एल्बम आया था, कभी तो नजर मिलाओ. यस, आई रिमेम्बर वेरी वेल. तो वो सबसे पहले हमारे कलकत्ता के स्टोर पे लॉन्च हुआ था और वो पूरा रोड शो मैंने कंट्रोल किया था. और उसमें मैं आपको बताऊं अमन, So Sanjeev, what was the mantra that you have increased the sale from 25 lakh to 1 crore? Aman, the only mantra that I always say, and I just told you also, is the ability to dream and the will to do. Okay. So then I started dreaming as to how do I take this to 1 crore. I was doing 25 lakhs. So I sat down with a pen and paper and I said, okay, these are the things that I need. And I started mailing that to my head office. Now, let me tell you what exactly I did. So typically, I said that every time, and those days, people were dying to see their artist. Okay. And they're willing to do anything to meet their favorite singers. So what I did was, I made a plan where I said, first of all, to get the artist to my store, I have to ensure that I become the number 1 music store in India. Okay. So I became the number 1 music store in India. Then I asked my head office saying that, listen, now to grow the sale further, I have to invite the artist to launch their album. तो तभी उस जमाने में क्या होता था कि अगर कोई आर्टिस्ट अपना एल्बम लॉन्च करते थे तो उनके पास ऐसा कोई जरिया नहीं था जो आज के डेट पे आज तो हमारे पास इंस्टा है, फेसबुक है,
उस पे लॉन्च हो रहा है, 50 म्यूजिक चैनल्स हैं जिस पे लॉन्च हो रहा है। उस जमाने में म्यूजिक स्टोर्स थे ओके और छोटे छोटे म्यूजिक के दुकान थे और एडवर्टाइजमेंट था। ओके लोगों को बेचना स्टार्ट करूंगा, प्री बुकिंग स्टार्ट करूंगा जिसमें आर्टिस्ट साइन करेगा। ओके तो आप लगा लो कि करीब 500, 1000, 1500, 2000 सीडीज वो साइन करेंगे एंड फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, 100, 150, 200 लोगों से वो मुलाकात करेंगे। ओके वो लक पे है कि भाई जब आप पहले आ जाओ तो आप पहले मिल लो, स्टोर उतनी बड़ी है जितने लोगों को ले सकती है, ओके पर बाकियों को साइंड मिलेगा। और उस जमाने में साइंड सीडी की महत्व बहुत होती थी, बहुत ज्यादा, नॉट डाउट कि भाई मैंने आशा भोसले का साइन लिया हुआ है सीडी पे। मैंने तो इसी तरीके से मैंने स्टार्ट किया। अदनान सामी और आशा भोसले के जो एल्बम आई थी कभी तो नजर मिलाओ, ओके and that's how I got to know Adnan those days. He used to be one of the fastest pianist piano player, I piano still player. remember it, yeah. and उसके बाद मैंने बहुत सारे एल्बम्स लॉन्च किए। मैंने मोहित चौहान का एल्बम लॉन्च किया, Okay. फिर सैकड़ों बंगाली आर्टिस्ट्स के एल्बम्स लॉन्च किए, नेशनल एल्बम्स। एंड आई ऑल्सो रिलीज आई डिड 2 इंटरनेशनल एल्बम लॉन्चेस। वन इज जो पिंक फ्लॉयड ग्रुप है उनका रॉजर वाटर का एक किया था, पर वो मैंने प्लैनेट एम में किया था। Okay. और प्लैनेट एम में दूसरा जो मैंने किया था वो था मिक जैगर का 40 लिक टूर एल्बम। Okay. एंड इसमें आप बिलीव नहीं कर पाओगे, मैं कुछ 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख रुपए के सीडीज बेचा था Wow. एट वन I पॉइंट। think that time, having this much of sale, कोई सोच ही नहीं सकता। you cannot believe it. कोई So सोच ही that नहीं was your first. Then what happened? How long did you work with that company? So I was there for a couple of years with Okay. Music World and a couple of years with Planet M. But तब टेक्नोलॉजी आना चालू हो गया इंडिया में। Okay. और मैं आपको बता रहा हूँ सन 2000। Okay. सन 2000 में क्या हुआ कि डाउनलोड स्टार्ट हुए और एक कंपनी थी नैपस्टर। Yes. तो नैपस्टर मार्केट में आई Okay. और आपको शायद याद होगा तब वो आईपॉड्स भी लॉन्च हुए थे। Yes, small iPod. I still remember. आईपॉड आते थे, iPod कलरफुल आईपॉड्स आते थे। तो उसमें क्या होता था, लोग डाउनलोड करते थे और अपने आईपॉड में रखते थे और वहां से सुनते थे। Apple का iPod आया था. I still और remember. वो फैशन बन गया था। Uh-huh. नैपस्टर वाज डूइंग वेरी वेल। Uh-huh. तो स्लोली लोग सीडी और कैसेट खरीदना कम करने लगे। Okay. और आस्ते आस्ते आप देखो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैसेट प्लेयर, सीडी प्लेयर, बीच में एक एलडी प्लेयर आया था, Yeah. वो भी गायब हो गया। Everything is gone. तो एवरीथिंग वेंट आउट, एवरीथिंग बिकेम ऑनलाइन। तो दैट इज द टाइम व्हेन आई रियलाइज्ड कि दिस इंडस्ट्री इज नाउ गोइंग डाउन। आई वाज एट द पीक ऑफ इट। सो दैट इज द टाइम व्हेन आई डिसाइडेड कि भाई अब मुझे रिटेल में ही, स्पेशलाइज्ड रिटेल से मूव करना है टुवर्ड्स जनरल रिटेल। Okay. So general retail, I got a call from Future Group. They were building a new concept of retail called Central. Okay. जो Central concepts आप देख रहे हो, जितने भी Future Group के थे, जो आज के डेट पे Reliance ने उसे Centro बनाया है Okay. खरीदने के बाद। तो the first Central in India was done by me Okay. in Bangalore in Residency Road. So it was a seamless mall. लोगों को बाहर से लगता था it's like a departmental store. It's a huge 2-3 lakh square feet के departmental store. So I started there, and that's how I worked with Future Group, and then moved on to my next long-term retail, which was food. And how long did you work with the Future Group? Future Group was a very small stint. In fact, I must say it was about a year. About and a half, year. And what was your experience there? How did you manage? How did you learn? What did you learn? See, what I learned, मतलब अब मैं कैसे बताऊं कि मेरे किस्मत बोलो इसको या मेरी खुश नसीबी बोलो कि राइट फ्रॉम द बिगनिंग आई हैव वर्कड फॉर ऑल मारवाड़ी कंपनीज। Okay. तो आरपीजी मारवाड़ी कंपनी, प्लैनेट एम टाइम्स ग्रुप मारवाड़ी कंपनी, जेंस, वर्कड विद फ्यूचर ग्रुप, अगेन अ मारवाड़ी कंपनी, Okay. किशोर बियानी जी। आई वर्कड विद, देन आई मूव्ड ऑन विद। तो इन सारे कंपनियों में ना एक चीज बहुत सही सीखने को मिला मुझे, और वो था कि यू नीड टू प्रूव योरसेल्फ। आपको वो आग के थ्रू वॉक करना पड़ता है और तभी जाके यू आर एक्सेप्टेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। वो एक कहावत है ना,
मेरे यार ये प्यार आग का दरिया है और इस दरिया से गुजरना है. बिल्कुल. तो I think success is somewhere like that, right? Exactly. It's a आग का दरिया. Until Absolutely. unless you don't cross it, you don't feel the heat, Absolutely. you never get the success. Absolutely. So at that time मुझे ये ख्याल आया कि भाई 3 चीजें हैं जो कभी आउट ऑफ सर्कुलेशन नहीं होंगी. Okay. एक है रोटी, Mm-hmm. एक है कपड़ा Mm-hmm. और एक है मकान. Okay. तो मकान में तो मैं गया नहीं बिकॉज वो रियल एस्टेट हो जाता है. Mm. तो रोटी और कपड़ा Mm-hmm. ये 2 इंडस्ट्री में मैंने खूब काम किया. Okay. तो लगभग आप लगा लो 8 साल 9 साल तो मैंने हाइपर मार्केट्स एंड सुपर मार्केट्स बनाए. बैंगलोर आई स्टार्टेड समथिंग फ्रॉम स्क्रैच कॉल्ड Okay. Total Malls and Hypermarket. Yes. Then from there I moved on after 6-7 years and I worked with Aditya Birla Group for more hypermarkets. Yes, I know that you have been working there for quite long, if I Yeah. don't remember. So more hypermarkets I was there. Then I was picked up from more by Landmark Group, Mm-hmm. which got an international food operator called Auchan, which is a French hypermarket and supermarket hypermarket operator mostly. Mm-hmm. But Auchan came to India. We got them. We settled them down. But Mm-hmm. because of multi-brand FDI issue, they went back. We got Spar back again. Spar is a Danish brand. It's not a Danish. It's from Amsterdam. So that's It's a Danish brand. It's a Danish brand. so we got Spar back Hmm. into India, and I worked with them for some time. And then from there, I moved into Raymond, which is Kapda. again. Now, tell me something. You have been working with retail. You never miss hotels during the meantime? You never thought of it? I have been doing so good with the retail. Let me go back to the hotel. Because, see, basically, you have done a hotel management, right? Yeah. And your primary goal was to make yourself successful in hotel industry. Well, apparently, you were successful there, but you decided to start your career with retail, which is fantastic. लेकिन उस टाइम होटल इंडस्ट्री भी, as you said, retail was growing so fast. Hotel was So the hotel too. I mean, when we started working with the hotel, that time was only 4 or 5 kinds of hotel. Yeah. First 4 names, I would say, ITC Moria was one of them. Taj, Oberoi's, Hyatt. Yeah. The rest, all the brands, इनकी एंट्री सारी हुई है बाद में. 2001 के बाद, 2002 के बाद. True. Right? So you never thought of it, let me go back to the hotel and Actually, Aman, ये ख्याल मुझे इसलिए नहीं आया because retail इतनी intensive है. Mhm. और retail में there are so many departments which you can actually control, like merchandising. आप सोचो, आपको एक एग्जांपल देता हूँ. सोचो अगर किसी होटल का GM Mhm. उस होटल का एग्जीक्यूटिव शेफ भी है Mhm. और उस होटल का F&B डायरेक्टर भी है और उस होटल का Housekeeping manager. हाउसकीपिंग हेड भी है. तो इस तरीके का एक्सपोजर रिटेल में होता है. सो आज अगर मैं यहाँ बैठा हूं तो आई एग्जैक्टली नो कि मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा Mhm. कपड़े में, क्या फैशन होगी, क्या स्टाइलिंग होगी, किस फैक्ट्री में, बांग्लादेश में, वियतनाम में, Mhm. टर्की में या श्रीलंका में बनेगा, Mhm. उसकी प्राइस पॉइंट क्या होगी, वो कैसे बिकेगा, वो कहाँ बिकेगा ना. अगर मैं होटल देखूं तो होटल इंडस्ट्री में क्या होता था, अगर एक GM है Mhm. तो वो एग्जीक्यूटिव शेफ के काम में इंटरफियर नहीं नहीं करता. करेगा because probably he might be not aware of this, right? एंड बहुत सारे होटल्स मैंने ऐसे देखे हैं जहां पे द एग्जीक्यूटिव शेफ इज एट द सेम लेवल एज द GM. Yes, you're very right. Very सो right. तो ये रिटेल में नहीं है. रिटेल में या तो आप एक डिपार्टमेंट के हेड हो Mhm. and you're reporting into somebody who reports into the CEO, Mhm. and whoever becomes the CEO Mhm. technically has to go through each and every department of retail to become the CEO. Otherwise retail में अगर एक भी डिपार्टमेंट स्लिप करता है Mhm. तो the entire Pyramid. strategy falls like a pack of cards. क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट आपका प्रोडक्ट है. आप जैसे ये जैकेट पहने हो, Mhm. अब ये पॉलीमिक्स जैकेट है. Okay. This is not 100% cotton jacket. Okay. Now, this particular jacket cannot be sold beyond a certain price. Mhm. ये मुझे जानना बहुत जरूरी है. Okay. वरना जो डिजाइनर है Mhm. और जो हमारी एक डिपार्टमेंट है सोर्सिंग, जो सोर्स करती है, फैब्रिक सोर्स करती है, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होगा वो सोर्स करते हैं, Mhm. प्राइसिंग सेट करते हैं. Okay. सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स. सो रिटेल हालांकि इज नॉट अ न्यूक्लियर साइंस. Mhm.
neither complicated like cooking food, Mhm. because gastronomic cooking is very highly specialized. Mhm. Retail is a very simple business. Retail is a business of logic. Okay, got it. Now, I have a question. Anji. Now, do you agree that to reach up to this height and to learn all this technique, somewhere being hotelier played a big role? Yes, it did. How? I'll tell you how. मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ. रिटेल इंडस्ट्री में मैं ग्रो क्यों किया, Mhm. और ये सीख मुझे होटल इंडस्ट्री से आई. Mhm. जब सारे लोग रिटेल में अपना काम करके फ्राइडे शाम को घर चले जाते थे, Mhm. क्योंकि सैटरडे संडे छुट्टी होती छुट्टी थी, 5 days week. 5 days वीक, मैं काम करता था. Okay. मैं सैटरडे भी काम करता था और मैं संडे सुबह भी काम करता था. Because you still remember that peeling onions. अब मैं आपको बताऊं क्यों. क्योंकि मैं बैंक्वेट्स में था. Okay. और आपको पता है बैंक्वेट्स में होता क्या है. जब तक आप 5,000 लोगों का डिनर खत्म करते हो, तो अगले दिन सुबह आपको नहीं करके भी 1,500 लोगों का ब्रेकफास्ट आ जाता है. बिल्कुल आता है 100%. ऐसे भी दिन गुजरे हैं जब मैं बैंक्वेट टेबल्स के नीचे सोया हूं रात को. सो इमेजिन. एब्सोल्युटली डिड. So now you agree that if you never been a hotelier, do you think it was possible to learn all this technique, what you have learned, कि मतलब टेबल के नीचे सोना और वो एक्स्ट्रा आवर्स काम करना when everybody was going for their weekend off, but you decided, because being a hotelier, you decided कि अगर मैं यहाँ पे एक दिन एक्स्ट्रा दूंगा, somehow it will help for the company growth and for your growth. See, there are two schools of thought. Mhm. For me, I'm lucky that I worked in the hotel industry, and for me to walk that extra mile Mhm. was not considered as an effort by me, but as a normal practice. Okay. But ऐसे भी बहुत सक्सेसफुल रिटेलर्स हैं Mhm. जो होटल इंडस्ट्री से नहीं हैं, Okay. एंड वो भी सक्सेसफुल हैं, हाँ. वो भी हार्ड वर्किंग हैं. बट यस, अगर मेरी बात हो रही है Mhm. तो ऑब्वियसली द आर्ट ऑफ मैनेजिंग पीपल, Mhm. मैनेजिंग सिचुएशन, Mhm. सिचुएशंस रिटेल में भी होती है. बिल्कुल. वही कस्टमर है जो होटल में आके खाना खाता है, वही कस्टमर है जो शॉपिंग करने आता है. हाँ. उस कस्टमर का टेंट्रम चेंज नहीं होता है, हम्म. उस कस्टमर की बिहेवियर चेंज नहीं होती है. जो उसे यहाँ चाहिए वो उसे वहां भी चाहिए. Mhm. तो ये डेफिनेटली मुझे हेल्प किया है टू ट्रेन पीपल अंडर मी, Mhm. to train people in service, to most importantly to get the patience of taking shit. I think that's where you have learned in hotel. That's what you have learned in hotel, right? Because what happened initially, जब आप 2-3 साल 4 साल अगर होटल में काम कर लेते हो, I think that is the base. Yeah. वो कहते हैं ना नींव. Yeah. Once your base is strong, you Yeah. can make a strong building on top of it. Absolutely. अगर आपका base strong नहीं है, like you said, very very true that there are so many retailer and they are very successful. Probably they might have some different mantra, lekin if you are a hotelier, I think there is a great career ahead of every individual. Yeah. It's not only limited to hotels, but they can grow themselves in so many different sectors. See, I right? tell you today, retail people are going into hotel industry. There are hoteliers who are coming into retail. Mhm, I have so many hoteliers in my team, mhm, people who have come from a hotel management background, mhm, whether it is for business development, whether it is for customer service mhm, management, whether it is for sales. mhm. क्योंकि होटल इंडस्ट्री आपको हर एक पहलू सिखाता है. Very true. होटल इंडस्ट्री इज, अब मैं आपको अगर बताऊं कि आप ये अगर आप एक बोइंग 747 चलाना सीख गए हो, Uh-huh. तो आपके लिए एक 777 चलाना कोई मुश्किल नहीं है, बस कुछ दिनों की ट्रेनिंग चाहिए. ट्रेनिंग चाहिए. बट योर बेसिक्स आर वेरी क्लियर. तो होटल इंडस्ट्री जो इंडिया की होटल इंडस्ट्री है, और मैंने बाहर की भी होटल इंडस्ट्री बहुत देख रखी है, बट आई मस्ट से जो इंडिया की सर्विस लेवल्स है, Mhm. मैं उस सर्विस लेवल को पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं देख पाया. That's very true. I कहीं think नहीं देख पाया हूं that's अमन, very true. कहीं नहीं देख पाया Very हूं. true. एंड व्हाई एम आई सेइंग दिस? Mhm. बिकॉज इंडियन होटल इंडस्ट्री टीचेस यू adaptability, patience, ability to manage situation under
extremely stressful condition. आप अगर देखें Mhm. जो अटैक हुई थी ताज में, Mhm. आप वो मूवी देखिए, वो Yes. डॉक्यूमेंट्री देखिए, Mhm. जितने भी लोग, Mhm. I mean, we all know and all, I mean, that was one of the biggest, saddest moment in the hotel industry, I presume, for everybody, because we lost a lot of our friends, we lost a lot of our colleagues, our Mhm. industry colleagues there. But if you see the number of people, the waiters, the hostesses, the salespeople, the front office people, they never ran out from the hotel. Yes, very true. And They I took care of the customer. A lot of them died while doing that. Now you tell me, aren't they anything? Are they not equivalent to like our armed forces, Absolutely. who doesn't let go of the population? I'll tell you one thing. You know, in my one of my podcast, and there was one of my friend, and he said it very right, that hotelier is just like a army person. Yeah. See, we spend our entire life in uniform. Yeah. Right? Same like army person. Yeah. कहते हैं ना, दो आदमी अगर भीड़ में भी खड़े होंगे ना, तो वो पहचाने जाएंगे, एक तो आर्मी वाला और दूसरा होटल वाला. Absolutely. And I think it's very true what you said is absolutely right. Sanjeev, abhi, now if I look at you today, you know, you being a very inspirational leader for so many people, you have recently got so many awards. I have seen that. I mean, to reach up to this height now and to become so many, you know, being an inspirational leader for so many peoples around you, what do you think? What youngsters should take from you? What you would like to tell them? See, वो पुरानी कहावत होती है कि बेटा वर्क हार्ड, Mm-hmm. वर्क हार्ड तो सब होगा. ये गलत है. अच्छा, ये गलत है. वर्क हार्ड इज हाइजीन, वो तो आपको करना ही है, Mm-hmm. बट उसके ऊपर Mm-hmm. you need to layer it with work smart. Okay. Because until unless you do not understand Mm-hmm. जो काम आप एक महीने में करते हो, Mhm. उसे आप 10 दिन में कैसे करोगे? Okay. And that is what working smart is all about. So if you work smart, and obviously working hard is a part of the hygiene, Mhm. then you need to understand that opportunities come. Don't shy away. हर बार हमने ये देखा है कि, और ये मेरे साथ भी हुआ था, जो पहली बार शेफ ने मेरे को बोला कि आप रेंज पे जाओगे, Uh-huh. तो उससे पहले दिन रात को मेरी नींद नहीं आई कि मैं रेंज में जा रहा हूं, मैं बनाऊंगा कैसे. Hot हालांकि range पे. मुझे पता था हॉट रेंज पे जाओगे. हॉट रेंज पे जाऊंगा, तो मुझे पता था मुझे करना क्या है, लेकिन फिर भी आई हैड बटरफ्लाइज इन माय स्टमक. Okay. जब पहली बार रिटेल में मुझे ये बोला गया कि हाँ. यू आर गोइंग टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ 2000 पीपल एंड गिव अ स्पीच, Uh-huh. तो सारा रात में नहीं सोया. बट यू नो व्हाट आई रियलाइज्ड वन थिंग, अमन, Uh-huh. जब आपके सामने डर हो, Mm-hmm. आप उस डर के अंदर घुस जाओ. जब तक आप उस डर के अंदर नहीं घुसोगे, वो डर आपको डराता रहेगा Very जिंदगी true. भर. Very true. Very true. Until unless you will not face it. You will not get out of that fear. So one is that whenever you have a tough situation, आपको चाहे आए नहीं आए, घुस जाओ, कुछ ना कुछ तो सीखोगे आप. ये नंबर 1 है. Mm-hmm. नंबर 2 है कि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने बहुत लोगों को ये ज्ञान देते हुए सुना है कि भाई पैसा क्या होता है, Uh-huh. पैसे से क्या होता है. हाँ. भाई साहब, पहले पैसा कमा लो, Uh-huh. उसके बाद ये बोलो कि पैसे से क्या होता है. I think it's important. It's very important. Very important. Because please understand, and I'm not talking about paisa, Mm-hmm. I'm talking about how do you measure success. Now, success can be measured by your knowledge. Mm-hmm. Success can be measured by the way that you are growing. Mm-hmm. Success can also be measured by the wealth that you carry. Absolutely. I think this is absolutely right. And the way to that is, of course, hard work is a hygiene. Work smart. Mm-hmm. Don't get scared when you see a tough situation. Get into it. Mm-hmm. And whenever opportunity knocks, Mm-hmm. don't think of it as a risk. Take it. Opportunity हर बार नहीं आती. Out Rare of आती है. 10 times, Uh-huh. I have taken 9 times. Uh-huh. When opportunity knocked, I took all the 9 times. I might have gone wrong in 1, but all the 8 were absolutely perfect. So you are saying कि doesn't matter what happened, whenever the opportunity arises, Yeah.
Just go for it. Yeah. Okay, Sanjeev. Now another question. आज Being Human के around 500 plus outlet है, if I'm not mistaken. और वो भी इंडिया में and abroad में. How long you been working with Being Human? Well, I'm just going to finish 3 years in this August 2nd. Okay, what was your role and how did you help Being Human to gain this height? See, first of all, Being Human is a purpose-driven brand. Mm-hmm. आप अगर आज देखो कि कितने ऐसे ब्रांड है जिनका पर्पस है. Okay. मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जिस ब्रांड का पर्पस नहीं है वो सक्सेसफुल नहीं होता है. Okay. बट अगर आपके ब्रांड के पास पर्पस है Mm-hmm. तो यू गेन मोमेंटम फास्टर. हमारा क्या पर्पस है बीइंग ह्यूमन का? Mm-hmm. हमारा पर्पस इज टू गिव बैक. Okay. गिव बैक टू सोसाइटी थ्रू एजुकेशन एंड हेल्थ केयर. Mm-hmm. गिव बैक टू क्लाइमेट. गिव Okay. बैक टू मदर अर्थ. हेल्प फार्मर्स. Mm-hmm. अपसाइकिल, रिसाइकिल, सर्क्यूलर ESG. Okay. ये मैं आपको समझाता हूं क्या है. Mm-hmm. तो हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा प्रॉफिट होता है Uh-huh. वो उससे एक लार्ज पोर्शन Mm-hmm. हम मेडिकल केयर फॉर Uh-huh. पुअर पीपल, Okay. एजुकेशन फॉर द अंडर प्रिविलेज्ड, Mm-hmm. हम ये करते हैं. हमारे हर एक स्टोर में Mm-hmm. एक स्पेशली एबल्ड लड़का या लड़की काम करते हैं. Okay, that's very nice. हम ये जो डेनिम हम पहनते हैं, Mm-hmm. आज के डेट पे एक डेनिम में जो आप डेनिम पहने हो इसको वॉश करने के लिए 8000 लीटर पानी चाहिए होता है. Okay. एक डेनिम को वॉश करने के लिए आप हिसाब लगाइए कितने करोड़ों पेयर ऑफ डेनिम्स आर बीइंग मेड. हम 8000 लीटर से इसको 800 लीटर पे लेके आए हैं. And how is that? वी डू अ लॉट ऑफ लेजर वर्क, Laser. Okay. लेजर washes, Laser tanning. laser washing Washing. It's not tanning. on the denim. Okay. वी आप स्टोर चले जाइए, स्टोर में अभी आपको जनवरी से मिल जाएगा. वी हैव अ बिग रेंज ऑफ डेनिम्स व्हिच आर मेड आउट ऑफ रिसाइक्ल्ड प्लास्टिक बॉटल. Oh wow! I never. And heard you of will that. not feel it. And it's look the same. You touch this denim. This is made out of recycled and plastic. it's look the same. Yeah, this is recycled It's plastic. look the same. So we use recycled plastic. हम लोगों को बोलते हैं कि आप अपना पुराना डेनिम ले आइए हमारे स्टोर में. कोई भी पुराना डेनिम हो, कोई भी ब्रांड हो, Okay. फर्क नहीं पड़ता. हम उस डेनिम को Mm-hmm. रिसाइकल करते हैं Mm-hmm. और उससे बैग्स बनाते हैं, Mm-hmm. टोट बैग्स बनाते हैं, Okay. शॉपिंग बैग्स बनाते हैं और उन्हीं कस्टमर्स को वापस कर देते हैं. दैट इज व्हाट वी डू इन टर्म्स ऑफ सर्कुलर ESG. हम फेयर ट्रेड विच इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, Mm-hmm. उनके साथ हमने टाई अप किया है. Mm-hmm. फेयर ट्रेड करता क्या है? फेयर ट्रेड डायरेक्टली फार्मर को कनेक्ट करता है Mm. रिटेलर से. Okay. तो हम, आपको शायद ये पता होगा कि फार्मर सुसाइड बहुत हो रही थी इंडिया में और अभी Yes, भी हो रही है. especially I remember it was a lot was in Maharashtra. यस Right. यस, अ लॉट ऑफ कॉटन ग्रोइंग फार्मर. Mhm. अब ये सुसाइड्स क्यों हो रही है? Mm-hmm. ये सुसाइड इसलिए हो रहा है क्योंकि फार्मर आगे पैसे लेता है, Mm-hmm. अपनी फसल बनाता है. Mm-hmm. अब उस फसल को वो जाके 5 लेवल या 4 लेवल Mm-hmm. लोगों के थ्रू ले जाके फाइनली वो माल उसका बिकता है. Mm-hmm. तो फेयर ट्रेड क्या करता है? फेयर ट्रेड फार्मर को बोलता है आप अपना कॉटन बनाइए. Okay. ये रहा कंपनी बीइंग ह्यूमन. Uh-huh. ये कॉटन बीइंग ह्यूमन इस कॉटन को यूज करेगा. ये रहा सर्टिफाइड फैक्ट्री. कॉटन फैक्ट्री जाती है, वहां पे यान बनता है, वहां से हम अपना गारमेंट बनाते हैं और फार्मर को सबसे ज्यादा मुनाफा दिलाते हैं उसके फसल का. Wow. आप प्लीज हमारे इंस्टाग्राम पेज में जाके देखिए. फार्मर्स हैं, उनके टेस्टिमोनियल्स हैं, फार्मर्स बात कर रहे हैं, Mm-hmm. कितनी खुशहाली है उनमें. हम्म. तो ये सारा जो फार्मर कनेक्ट है ये हम एक इनिशिएटिव कर रहे हैं. Mm-hmm. हमारे जैसे अगर और भी ब्रांड्स इसमें जुड़ जाएं Mm-hmm. तो द लार्जेस्ट कम्युनिटी ऑफ इंडिया इज फार्मिंग कम्युनिटी. Mm-hmm. दे विल मेक मनी लाइक नोबडीज बिजनेस. और अगर वो पैसे बनाएं तो वो पैसा वापस हमारे इकोनॉमी में ही पंप होता है. वही फार्मर ज्यादा, आज एक फार्मर का बेटा फार्मर नहीं बनना चाहता. The reason being because he don't see any future, right? एग्जैक्टली. तो हमारी कोशिश ये है कि फार्मिंग को कैसे प्रॉफिटेबल किया जाए, स्पेसिफिकली कॉटन ग्रोइंग जो हमारे कंट्रोल में है हम वही कर सकते हैं. तो हमारे लिए कॉटन ग्रोइंग फार्मर्स आर इंपॉर्टेंट, तो हम उस पर फोकस कर रहे हैं. तो ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स जो पर्पस लेड है Mm-hmm. वो बीइंग ह्यूमन करता है.
तो आपको हैरानी होगी ये सुन हाँ। के being human today in Canada, in Dubai, in Bangladesh, we are going to open Australia very shortly. Both Melbourne and Sydney. We are looking at Singapore, Malaysia, all of that. हर जगह पे we talk about our purpose, and that is the connect with the customer, because that is what we call guiltless shopping. आप जब ये एक शर्ट खरीदोगे आपको गिल्टी फील नहीं होगी, बिकॉज यू हैव बॉट समथिंग फ्रॉम बीइंग ह्यूमन, somebody is saying thank you to you. चाहे वो एक स्पेशली एबल्ड बच्चा हो, चाहे वो एक बच्चा हो जिसका हार्ट का सर्जरी हो रहा हो, या कोई बच्चा जो स्कूल नहीं जा पा रहा था वो स्कूल जा रहा है, वो आपको थैंक यू बोलेगा. I have a question. Now, when we talk about your outlet in Bangladesh, outlet in Canada, outlet in Dubai, और अपने आप को वहां लेके जाना उस मार्केट के अंदर, बट ऑब्वियस वहां पे इतने सारे ब्रांड, सारे इंटरनेशनल ब्रांड है. आई मीन व्हाट वाज अ थॉट फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट इज माय फर्स्ट क्वेश्चन, कि आप वहां जाओ, अपने आप को वहां सेटल करो उस मार्केट में, एंड व्हाट इज अ सक्सेस स्टोरी वंस यू रीच देयर and competing with all those international brand. Yeah. Do you think you become successful? Are you really up Yes. to that level that you are competing Yes. with those brands Yes, now? we are. Surprisingly, we are. Okay. Now we have a very simple mantra. Mm-hmm. We are very proud to say that we are a made in India brand. Okay. Made in India for the global market. आप अगर हमारे कपड़े देखें कि this t-shirt that I'm wearing is being human's denim, all of that. Now, if you see that, we basically manufacture for Gen Z and millennial. Okay. आज के डेट पे across the world, the largest population is of Gen Z and millennial. Mm-hmm. So our age group starts from 18 till 35. It ends at 35. Okay. We do everything from denims, chinos, cargos, polos, crew neck t-shirts for women, men. We do jackets. We do. It's a large range of casual wear. But quality, pricing, and styling. Mm-hmm. The most important part is we are called being human. Now the word being human is universal. Mm-hmm. And wherever we have put the name being human, people have actually stopped and asked, what is this being human all about? And that's when our purpose gets spoken about. Whether it is a Canadian, whether it is a Indian, whether it is a Bangladeshi, whether it's an American, whether it is a Pakistani, whether it is a Bangladeshi, whether it's a Sri Lankan, everybody comes and shops at Being Wow, Human. I think that's a big thing. Dubai, we are opening 3 stores. Saudi, we are opening we are looking at opening about 4 to 5 stores this year, the next year. Okay. Canada, I've just signed 3 more stores, so we'll be 4 stores in Toronto. Bangladesh, we are 3 stores. We are opening Australia with. So we are going to populate about 200 stores in the next 5 years globally, and in India, which is, of course, the India story is the greatest story, because in India I'm talking about 500 stores over the next 4 years. Okay, Sanjeev, before we end up this episode, the last thing I would like to ask you, what you would like to give to youngsters out of this episode? What they're supposed to do, especially somebody who have done a hotel management, and as you are an inspirational leader, recently you got award as well on that. I mean, what they're supposed to take out of it? What's your piece of advice that they're supposed to do to reach up to this success? But obvious, it's not going to happen overnight. Yeah. That's required lots of work. But what they should take? देखिए, मैं बस एक ही चीज बोलूंगा कि अगर आप अपना होटल मैनेजमेंट कर रहे हो या किए हो या किसी होटल में नौकरी कर रहे हो, सबसे पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि आप अपने आप को ना एक कमरे में बंद करो और पहले ये पूछो कि आपका पैशन क्या है. जो आप काम कर रहे हो वो आपको, उसमें आपको खुशी होती है. जब आप सुबह जाते हो काम करने, उसमें खुशी आती है. अगर आती है, then that is what you need to do and do it with full शिद्दत. और अगर आपको लगता है कि नहीं, इसमें मुझे खुशी नहीं मिल रही है जो मैं कर रहा हूं, so then you need to find your happiness. Like I found mine in retail, although I have taken a large learning from the hotel industry.
And even today, I have a large learning. You see, this kind of a passion only comes from the food industry. Absolutely. I think this This is kind of passion you cannot get unless you do not understand the hotel industry per se, whether it is cruise lines, whether it is everywhere. This passion has to be there. The passion to continuously service customers. तो ये समझना बहुत important है आपके लिए. And key takeaways for you is never fear fear. That's point number 1. okay. Point number 2, do not ever think that you are less than anybody else. Because first you need to win in your mind, and only then you will win the battle physically. I think this is Winning in the mind excellent. is absolutely important. Excellent. One more thing. I remember and I know it very well. कि आप गाते बहुत अच्छा हो. देखो संजीव भाई, मतलब ये एपिसोड बगैर आपसे कुछ सुने, गला खराब है. Next episode. बगैर आपसे कुछ सुने, देखो इस चीज को आप डिनाई नहीं कर सकते. बगैर 2 लाइनें सुने हम इस एपिसोड को यहाँ खत्म नहीं करेंगे. चलो ठीक है. तो ये बहुत ही पुराना गाना है. हाँ. आई थिंक एवरीबडी विल नो, बट आजकल के बच्चे तो पता नहीं इनको पता भी होगा कि नहीं. बट इट गोज लाइक दिस. बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियां, ये रहना और तुम. Thank you so much. Thank you, Aman. It Thank you was so much. amazing talking to you. Thank you. Thank you so much. Thank you.